यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद यूपी बीजेपी की कार्य समिति की पहली बैठक आज लखनऊ में होगी। सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिहाज से ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में चुनाव की उपलब्धियों के साथ साथ कहां कमी रह गई, कहां पर खामी रही, उस पर भी मंथन होगा और साथ ही आगामी महीनों में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति पर भी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में दिन भर चलने वाली इस मीटिंग में आगे की राजनीति के साथ साथ राजनीतिक प्रस्ताव पर भी बात होगी। प्रस्ताव को भी पास किए जाएंगे। आज सुबह 10 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर में शुरू होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम समेत पार्टी के कार्य समिति के सभी मेंबर्स शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी और साथ ही मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियों की जनता तक पहुंचाने पर भी योजना बनेगी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, किस तरीके से उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है, इस पर भी बात होगी। कौन कौन इस बैठक का हिस्सा बनेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, दोनों ही डिप्टी सीएम इस बैठक का हिस्सा होंगे और दिन भर ये मीटिंग चलेगी। इस बैठक को संबोधित करेंगे मुखिया योगी आदित्यनाथ। और देखिए यूपी भाजपा का एजेंडा क्या है और इसमें कौन कौन शामिल होंगे ये जानते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, जीत के बाद कार्य समिति की ये पहली मीटिंग है, पहली बैठक है। सुबह 10 बजे का वक्त है। लखनऊ में ये बड़ी बैठक होनी है। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर में ये बैठक होगी। पार्टी के तमाम बड़े नेता और संगठन के पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। मोदी सरकार के अभी 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा होगी। उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुंचाना है, जनता के बीच किस तरीके से लेकर के जाना है, इसकी पूरी प्लानिंग बनेगी, इसकी योजना बनाई जाएगी और अगले 3 महीने में हर जिले में रैलियां होंगी। जहां जीत चुके वहां पर विशेष चर्चा होगी। करीब 25,000 बूथ पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का और देखिए, हारे हुए बूथों के लिए विशेष रणनीति तैयार होगी। जहां पर कमी रही, जहां पर हार का सामना करना पड़ा, जहां पर खामियां रही हैं, वहां पर विस्तार से चर्चा होगी। नई रणनीति पर आगे बढ़ा जाएगा। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को बूथ की जिम्मेदारी दी जाएगी और बूथों पर बड़े नेताओं का 75 घंटे का प्रवास कार्यक्रम होगा। ये क्या कुछ होना है, इस पर विस्तार से बातचीत की जाएगी। आगे का रोड मैप किस तरीके से बनेगा, 2024 सामने है और इसलिए बहुत अहम हो जाती है आज की होने वाली ये बड़ी बैठक। इसी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। अनुभव, देखिए, बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं आज की इस बड़ी बैठक के बाद। आने वाले वक्त में क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से इस बैठक का आगाज होगा और किस तरीके से आगे बढ़ेगा? अनुभव, देखिए, हम सीधे तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर है और यहीं पर ये जो बैठक रखी गई है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, वो हो रही है और तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए क्योंकि सुबह से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद ही लोग भीतर जा रहे हैं। बीजेपी ने पूरे संगठन को 6 क्षेत्रों में बांटा है और अलग अलग जो क्षेत्र हैं, देखिए, पश्चिम क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, तो जो भी आ रहा है वो पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहा है। कई सारे मंत्री भी आ गए हैं क्योंकि सरकार के सारे मंत्री जो हैं वो इस प्रदेश कार्य समिति में बुलाए गए हैं। और इसके अलावा आप देखिए, सांसद हैं महेश शर्मा जी, ये भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया, चूँकि पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराया, कुछ सामग्री भी मिली, ये बैग भी मिला है। महेश जी, प्रदेश कार्य समिति में आगे का एजेंडा तय होगा? देखिए, आप सब लोग ये सामान्य व्यवस्था के तहत है। हम लोग कार्य समिति के अंदर आगे की दिशा, पार्टी किस दिशा में कार्य करेगी, दोबारा से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 2024 में इससे भी बड़े बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और अन्य विषयों पर चिंतन होता है। ये एक स्वाभाविक प्रस्ताव भी आज लाया जाए। जी, आज राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा। बिल्कुल, महेश शर्मा पश्चिम क्षेत्र से आते हैं तो पश्चिम में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं सरकार में, ब्रज क्षेत्र से, यहाँ पर अवध क्षेत्र से आते हैं तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन। दिनेश जी, आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, आप इससे पहले वाली बैठक में शामिल हुए या पहली बार शामिल? नहीं, पहले वाली बैठक में मैं और राज्य कार्य समिति का सदस्य भी मैं हूँ। मंत्री के हैसियत से नहीं, समिति के हैसियत से भी और मंत्री के हैसियत से भी मैं आज। आगे का एजेंडा तय होगा, कैसे पार्टी को काम करना है? हाँ, बिल्कुल, वो हमारे मार्गदर्शक गण होंगे और वो हम लोगों को बताएंगे कि आज हम लोगों को आगे का क्षेत्र में कैसे जाना है, क्या करना है, क्या रूपरेखा है उसकी, तो जो हम लोगों को बताया जाएगा उसका हम लोग बड़ा, अगर हम कहें तो सामने अब नगर निकाय के चुनाव हैं, उस पर भी चर्चा होगी।
मैं इससे पहले की बैठक हो उससे पहले क्या कह सकता हूँ। जब बैठक होगी हम लोगों को जो निर्देश मिलेंगे हमारे नेतृत्व के, हम लोग उसको पूरा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं, मयंकेश्वर शरण सिंह एक और मंत्री हैं, वो भी पहुंच गए हैं। रजनी तिवारी भी हमें नज़र आई हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी हैं। तमाम सारे लोग हैं। देखिए, अलग अलग क्षेत्र हैं, इसलिए जो जहां से है प्रवक्ता हीरो वाजपेयी भी नज़र आ रहे हैं। चूँकि अवध क्षेत्र से आते हैं तो अवध क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो आज क्या क्या किन किन चीज़ों पे चर्चा होगी? हमेशा से प्रदेश कार्य समिति एक विधिवत तरीके से चलती है। कई सत्र होते हैं और जिसमें हर सत्र का अपना महत्व होता है। आर्थिक सत्र होगा, राजनीतिक सत्र होगा, सामाजिक उस पर क्या करना है और हमारे राजनीतिक क्या विचार आगे होंगे, इसके आधार पर पार्टी आगे लगातार कार्य करती है। जो प्रस्ताव आज पास होंगे उसी के अनुसार पार्टी अपना आगे का कार्यक्रम बनाती है और आगे कार्य करती है। देखिए, बिल्कुल तमाम सारे लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए और जिस तरीके से आप देखिए, जो जिलाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, वो तो इस बैठक में ही, जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। सरकार के सारे मंत्री वो तो बुलाए ही गए हैं। इसके अलावा कुछ विधायक जो कि विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया। तकरीबन 600 की ये संख्या है जो आज ये पूरा 3 अलग अलग सेशन जो होंगे, जो सत्र होंगे, उसमें सभी लोग शामिल होंगे। और इसकी शुरुआत चूँकि खुद मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत उद्घाटन करेंगे तो उनका संबोधन होगा, फिर अध्यक्षीय भाषण होगा। स्वतंत्र देव सिंह अभी तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनका भाषण होगा। और फिर जो संगठनात्मक चीज़ों पर चर्चा होगी तो उस पर महामंत्री संगठन सुनील बंसल जो है वो, हम कहें तो एक तरीके से क्या आगे की कार्यशैली रहेगी, क्या आगे की रूपरेखा रहेगी, इस पर वो सबको संबोधित करेंगे। जी अनुभव। और देखिए, अब लखनऊ कौन कौन पहुंचेगा यूपी भर से, ये तो जानकारी अनुभव ने दी। लेकिन अनुभव, दिल्ली से कौन कौन पहुंचने वाला है? दिल्ली से भी कोई बड़ा चेहरा वहां पर आने वाला है क्या इस बैठक को लेकर, इस मीटिंग को लेकर? अनुभव, सांसद नजर आ रहे हैं, जैसे कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं बिजलाल, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। पर इस बार कोई केंद्रीय मंत्री हमें अभी तक नजर नहीं आए। हो सकता है कि ज़रूर, क्योंकि कुछ लोग विशेष आमंत्रित सदस्य हैं तो वो ज़रूर इसमें शामिल हों, जैसे कि महेंद्र नाथ पांडे, वो हो सकता है कि आएँ इस बैठक में। इसके अलावा जो भी विशेष आमंत्रित सदस्य होगा इस राज्य कार्यकारिणी का, उसे यहाँ पर बुलाया जाएगा और वो लोग इसमें शामिल होंगे। ठीक है अनुभव, शुक्रिया आपका। देखिए, 9 बज गए हैं और 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत होनी है। तमाम जो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 10 बजे से बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। अब बैठक में किन किन मसलों पर बातचीत होती है, किस तरीके से पूरा रोड मैप तैयार होता है, इस पर हमारी भी लगातार नजर है। शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच बहराइच से बड़ी जानकारी है। बहराइच में देखिए, श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी में टक्कर हो गई है और टेम्पो ट्रैवलर में सवार एक महिला समेत 6 की मौत की खबर है। 9 श्रद्धालुओं के घायल होने की जानकारी है। इनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कर्नाटक से अयोध्या दर्शन के लिए ये श्रद्धालु जा रहे थे और स्थानीय लोग हादसे में फंसे लोगों को निकालने में अभी भी जुटे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, कर्नाटक से अयोध्या दर्शन के लिए ये श्रद्धालु जा रहे थे और अचानक से यह हादसा हो जाता है। स्थानीय लोग वहां पर पहुंचते हैं और हादसे में फंसे हुए लोगों को निकालने की कवायद में स्थानीय लोग जुट जाते हैं। ये बड़ी जानकारी बहराइच से है इस वक्त, जहां पर जबरदस्त ये टक्कर श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी में। और उसके बाद जानकारी ये है कि 6 की मौत हो गई है, 9 श्रद्धालु घायल हैं। इसी पर और जानकारी लेते हैं अपडेट के साथ हमारे साथी परवेज जुड़ चुके हैं। परवेज, बताएं सबसे पहले तो घायलों की स्थिति कैसी है, कौन कौन घायलों में शामिल हैं और कहां के रहने वाले थे, कैसे हादसा हुआ? परवेज। देखिए, ये हादसा बहराइच लखीमपुर मार्ग पर हुआ है। ये श्रद्धालु से भरी टेम्पो ट्रैवल गाड़ी ट्रक से टकरा गई है। टेम्पो में सवार एक महिला समेत 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जिसमें 9 श्रद्धालु घायल हैं और 4 की हालत नाजुक जा रही है। कर्नाटक से ये अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। हादसे के बाद बहुत ही चीख पुकार मची, प्रशासन भी पहुंच गया, काफी मदद के साथ उनको निकाला गया और उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। हादसे की वजह क्या बताई जा रही है परवेज? तेज रफ्तार? देखिए, तेज रफ्तार की वजह से दोनों आपस में टकरा गई गाड़ियां और जो है ये हादसा हो गया। घायलों में कौन कौन शामिल हैं? कहा यह जा रहा है कि 9 में से 4 बहुत नाजुक स्थिति में हैं। देखिए, ये सब कर्नाटक के रहने वाले हैं। फिलहाल जो है अभी जानकारी नहीं हो पाई है कि कौन कौन कहाँ के हैं, किस गाँव के रहने वाले, लेकिन जो सभी लोग जो है कर्नाटक के रहने वाले हैं। कितने बजे ये हादसा हुआ परवेज, और हादसे के तुरंत बाद वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए थे, पुलिस पहुंच गई थी?
तत्काल वहाँ पे चूंकि सुबह के वक्त जो है पुलिस गश्त करती है और गश्त के दौरान ही जो है सूचना पे पुलिस की गाड़ी पहुंची और वहाँ तत्काल मदद की गई और श्रद्धालुओं को निकाल करके जिला अस्पताल भेजा गया है। बहराइच का कौन सा इलाका है जहाँ पर यह हादसा हुआ? ये नैनिहा का इलाका है, जंगल के किनारे है, कतरनी घाट का ये जंगल का इलाका है जहाँ पे ये हादसा हुआ है। अच्छा, और यहाँ से अस्पताल कितना दूर है जहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को जो घायल हैं उनको पहुँचाया गया है? परवेज, लगभग कुछ लोगों को जो है CSC मोतीपुर में भर्ती कराया गया, कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज बहराइच भेजा जा रहा है। जो नाजुक हैं 4 लोग उनको मेडिकल कॉलेज बहराइच भेजा गया। लगभग करीब 75 किलोमीटर की दूरी पे यह हादसा हुआ है बहराइच। ठीक है, शुक्रिया आपका परवेज पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी परवेज हमारे साथी दे रहे थे कि 9 श्रद्धालु घायल हैं, 4 की हालत नाजुक है और सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सभी कर्नाटक के रहने वाले, तेज रफ्तार ये बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया कि तेज रफ्तार की वजह से ही ये हादसा यहाँ पर हुआ। अचानक से देखिए, कर्नाटक से आए हुए थे, अयोध्या इनको जाना था, दर्शन करना था, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से बड़ी जानकारी है। ज्ञानवापी सर्वे क्लिप पर कल होगी कोर्ट में सुनवाई और सुनवाई से पहले आज रणनीति बनाने में जुटे दोनों ही पक्ष अब रणनीति बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। हिंदू पक्ष के लोग आज बैठक करके रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, और मुस्लिम पक्ष कोर्ट में अपनी दलील की तैयारियों में जुटा हुआ है। कल क्लिप साझा करने पर कोर्ट में सुनवाई होगी और इससे पहले देखिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तैयारी क्या है वो आपको बता रहे हैं। तो कल क्लिप साझा करने पर कोर्ट में सुनवाई होगी, उससे पहले क्या डिटेल्स हैं वो आपको दे देते हैं। देखिए, ज्ञानवापी सर्वे क्लिप पर सोमवार को सुनवाई होनी है, यानी कि कल, आज रविवार का दिन है, कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और जिला जज की कोर्ट में वीडियो क्लिप पर सुनवाई कल होनी है। सभी की नजरें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुनवाई से पहले दोनों पक्ष तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। दोनों ही पक्ष पूरी तैयारी के साथ कल कोर्ट में आपको नजर आएगा। देखिए, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों को और मजबूत कर रहा है। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों की तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है, ऐसी जानकारी है। और हिंदू पक्ष भी आज बैठक करके अपनी पूरी रणनीति बनाएगा। तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तैयारी किस तरीके की होगी कल की होने वाली सुनवाई को लेकर, ये कल पूरी तस्वीर साफ होगी जब कोर्ट रूम के भीतर दोनों ही पक्षों के लोग मौजूद होंगे। तो किस तरीके से वो अपनी अपनी बात वहां पर रखते हैं। मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें पेश करनी है और पूरी कोशिश ये होगी मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो वकील हैं उनकी, कि उनकी दलीलें मजबूत हो, क्योंकि कल क्लिप साझा करने पर सुनवाई होनी है। क्लिप साझा होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर कल कोर्ट में अहम सुनवाई है। इसी पर हमारे साथी नीतीश जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। नीतीश, कल का दिन बहुत अहम है और उससे पहले आज का दिन, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही तैयारियों में जुटे हुए हैं कल की होने वाली सुनवाई को लेकर। नीतीश। दीपा, अगर आज के दिन की बात कर ले तो आज का दिन भी अहम हो जाता है, क्योंकि जब जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है और उसमें उतरने के लिए कमर कसनी भी जरूरी है। कल मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज की अदालत में जो सुनवाई होगी उसमें जो बात होगी वो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में आज तैयारियों का दिन है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हों, पक्षकार हों, सभी आज एक जगह इकट्ठा होंगे। इसके साथ ही जो हिंदू पक्ष है यानी जो वादी पक्ष है उसके भी अधिवक्ता और इसके साथ पक्षकार आज एक जगह इकट्ठा होंगे। रणनीति बनाई जाएगी। समय भी मैं आपको बता दूं, लगभग 2 बजे का समय बताया जा रहा है। 2 बजे के लगभग एक जो जगह निर्धारित की गई है, दोनों जगहों पर दोनों पक्ष के जो अधिवक्ता और पक्षकार लोग हैं इकट्ठा होकर इस पूरे मामले की रणनीति बनाएंगे और इसके साथ ही कल किस तरह से इस मामले पर कमर को कस के उतरना है ये पूरी चीज़ें तय की जाएंगी। दीपा, आपको बता दें कल का दिन अहम है। अहम इसलिए कि कल वीडियोग्राफी की जो फुटेज है वो भी उपलब्ध हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सबकी निगाहें कल पर हैं, लेकिन चर्चाओं का दौर आज भी जारी है। लोग आज अपनी तैयारियों को करने में जुटे हुए हैं।
बिल्कुल ठीक है नीतीश, कल का दिन अहम और उससे पहले आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीतीश ये बता रहे हैं कि आज बैठक होनी है, 2 बजे से बैठकों की शुरुआत होगी और दोनों ही पक्षों की ये पूरी कोशिश है कि अपनी अपनी दलील वो मजबूत रखे कोर्ट के भीतर और पूरी मजबूती के साथ वो कोर्ट पहुंचे कल के दिन। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश पूरी जानकारी के लिए। बात करते हैं मस्जिद के सहारे मदनी के इशारे की। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद का सम्मेलन आज भी जारी रहेगा। दोपहर 1 बजे तक ये सम्मेलन चलेगा और इसके बाद बैठक खत्म हो जाएगी। आज भी कई अहम मुद्दों पर जमीयत की ये बैठक बहुत अहम है, चर्चा होगी अलग अलग मसलों पर। और इससे पहले कल हुई मीटिंग में मुसलमानों को लेकर 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें इस्लामोफोबिया से लेकर विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर एक्शन लिया गया। जो 3 प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें साल 2017 में प्रकाशित लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हिंसा पर उकसाने वालों को सजा दिलाने के लिए अलग अलग कानून बनाए जाएं और इस पर तुरंत कदम उठाया जाए। इसके अलावा सभी धर्मों के बीच आपसी सद्भाव का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। अब चलिए, आज भी ये पूरा अधिवेशन चलना है जमीयत उलेमा हिंद का। इसको लेकर क्या जानकारी, हमारे साथी सनुज जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। ग्राउंड पर उनकी मौजूदगी है, कल भी सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने हर एक जानकारी आप तक पहुंचाई। सनुज, आज क्या कुछ होगा इस सम्मेलन में, ये भी जरा बताएं, क्योंकि कल 3 प्रस्ताव पास हुए हैं ये कहा जा रहा है, आज क्या होना है सनुज? हाँ, देखिए, जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और ये दूसरा दिन भी काफ़ी अहम है क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन होगा। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जमीयत उलेमा हिंद के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं नियाज फारूकी साहब, वो यहाँ पर जो प्रगति रिपोर्ट है जमीयत उलेमा हिंद की जो प्रगति रिपोर्ट है फिलहाल वो उसको यहाँ पर रख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जमीयत उलेमा हिंद ने अब तक किस किस तरीके से कौन से काम किए और किस तरीके से उनकी प्रगति रिपोर्ट है, क्या और बेहतर काम हमें करने हैं, क्या और फ्यूचर का क्या और भविष्य का प्लान है, उस पर फिलहाल मंथन चल रहा है। नियाज फारूकी है, नेशनल सेक्रेटरी है जमीयत उलेमा हिंद के। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए कि देश के कोने कोने से जो करीब 2500 से ज़्यादा जो उलेमा है वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। कल भी ये उलेमा यहाँ पर थे और आज भी यहाँ पर है। कल चूंकि जो 2 सेशन हैं वो हो चुके हैं, दोनों ही सेशन बेहद महत्वपूर्ण थे और उसी दौरान ये मंथन किया गया और ये प्रस्ताव पास किया गया कि अब जो 1000 सद्भावना संसद है वो जमीयत उलेमा हिंद देश के कोने कोने में करेगा, लोगों को सद्भाव के प्रति जागरूक करेगा और उनसे ये बताया जाएगा कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन नफरत फैलाने वाले लोगों से सावधान रहें। आज के दिन की बात करूं तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है, क्योंकि कई यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज मंथन होना है, जिनमें ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरण की बात हो या फिर आपकी मथुरा ईदगाह प्रकरण की बात हो या फिर कॉमन सिविल कोड की बात हो और हिंदी को कैसे और बढ़ाया जाए, उस पर भी जो मंथन है वो यहाँ पर किया जाएगा। देश के कोने कोने से तमाम ये उलेमा यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम चीज़ें यहाँ कही जा रही हैं और ये कहा जाता है कि जमीयत उलेमा हिंद जो प्रस्ताव पारित करता है, जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन करता है और उन पर मोहर लगाई जाती है, उनका जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर तलक जाता है। तो वो आज ऐसा कौन सा मैसेज है कि जिसको दूर तलक पहुंचाने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। कल जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, हमने ग्राउंड से एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, गंगा ने सबसे पहले ग्राउंड एक रिपोर्ट दिखाई थी और जमीयत उलेमा हिंद के जो मौलाना महमूद मदनी है जो अध्यक्ष हैं, उनका सीधा ये कहना था कि हम लोगों को मिलजुल कर रहना है, हम लोगों को देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश की और मुल्क की तरक्की के लिए कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास करने होंगे जिनकी बेहद ज़रूरी है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि मुल्क के हालात फिलहाल ठीक नहीं है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि देश को अखंड भारत बनाने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ लोगों को बांटा जा रहा है। जब लोगों को बांटा जाएगा तो फिर अखंड भारत कैसे बनेगा? मुस्लिमों के लिए बातें तो बहुत कही जा रही हैं, लेकिन मुस्लिमों का रास्ता रोका जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं उनके बयानों में तल्खी जरूर थी कि मुस्लिमों की खामोशी को उनकी कमजोरी ना समझा जाए। सीधा उन्होंने किसी का नाम तो नहीं कहा, लेकिन हाँ इशारों में सीधे कहा कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मुल्क के हालात फिलहाल ठीक नहीं है। संदेश यहाँ से बाहर आ गई है कल के दिन ही, जो संदेश पहुंचाने की कोशिश यहाँ से उलेमा कर रहे हैं या फिर मदनी साहब ने कल जो संदेश पहुंचाया है वो बहुत दूर तक गया भी है। आज भी लगातार नजर है क्या कुछ बातें यहाँ से निकल कर बाहर आती हैं और क्या कुछ होता है, इस पर हमारी लगातार नजर। शुक्रिया आपका सनुज पूरी जानकारी के लिए।